हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम एमपीपीएससी परीक्षा प्री 2024 के लिए निर्माण आईएएस की बुक मध्य प्रदेश का भूगोल को कवर कर रहे थे। अब इसके अंतर्गत आज हमारा चैप्टर होगा जल संसाधन, यानी इसके तहत हम जल संसाधन आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ मिल जाते हैं और इस वीडियो की लिंक भी आपको वहाँ अवेलेबल हो जाती है। सो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल संसाधन। जल संसाधन ऐसे स्रोत होते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी जल प्रदान करते हैं। तो जल संसाधन क्या है? जल संसाधन ऐसे स्रोत हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी जल प्रदान करते हैं। जल संसाधन के स्रोत को दो समूहों में बांटा गया है। कितने समूहों में? दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला सतही जल और दूसरा होता है भूमिगत जल। अब सतही जल देखें तो सतही जल मुख्यतः वर्षा से प्राप्त होता है। जल संसाधन विभाग के अनुसार प्रदेश की नदियों में 81.5 लाख हेक्टेयर मीटर सतही जल उपलब्ध है। तो कितना है? 81.5 लाख हेक्टेयर मीटर। 81.5 लाख हेक्टेयर मीटर सतही जल उपलब्ध है। उपलब्ध सतही जल में से 56.8 लाख हेक्टेयर मीटर जल का उपयोग मध्य प्रदेश द्वारा एवं 24.7 लाख हेक्टेयर मीटर जल का अन्य राज्यों के लिए उपलब्ध है। तो मध्य प्रदेश में कितना है? मध्य प्रदेश में है 56.8 और अन्य के लिए कितना है? तो 24.7 और टोटल कितना है? टोटल 81.5 लाख हेक्टेयर मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक सतही जल नर्मदा बेसिन में 21.2%, गोदावरी बेसिन में 26.3% और यमुना बेसिन में 25% और गंगा बेसिन में 13.6% है। तो सर्वाधिक कहाँ पे है? तो सर्वाधिक नर्मदा बेसिन में है, जो कि है 31.2%, गोदावरी बेसिन में 26.3%, यमुना बेसिन में 25% और गंगा बेसिन में 13.6% है। भूमिगत जल देख लेते हैं अब। तो केंद्रीय भूजल बोर्ड के आकलन अनुसार वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश का कुल वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन 35.24 बिलियन घन मीटर है, जिसमें वर्ष 2013 35.98 बिलियन घन मीटर की तुलना में गिरावट आई है। वर्ष 2017 36.42 BCM एवं 2020 36.16 BCM के आकलन में वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन में वृद्धि हुई है। तो 2017 में कितना था? 36.42 और 2020 में 36.16 BCM के आकलन में वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन में वृद्धि हुई थी। वर्ष 2013 में ये 34.16 BCM शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्ध था, जो 2020 में घटकर कितना हो गया? 33.38 BCM। वर्ष 2022 में पुनः घटकर 32.58 BCM हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखते हैं। भूमिगत जल की उपलब्धता 1 अरब घन मीटर से अधिक 9 जिले धार, खरगोन, खंडवा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर और छतरपुर में है। तो कहाँ पे है? 9 जिलों में है केवल भूमिगत जल की उपलब्धता 1 अरब घन मीटर से अधिक 9 जिलों में है। वर्तमान में भूमिगत जल के विकास का न्यूनतम स्तर अनूपपुर में 8.0% से लेकर अधिकतम रतलाम में 126.6% है। तो भूमिगत जल के विकास का न्यूनतम स्तर कहाँ पे है? तो वह है अनूपपुर में और अधिकतम देखें तो वह है रतलाम में। भूमिगत जल संसाधन का अतिशोषण मालवा क्षेत्र के जिलों में अधिक हुआ है। तो भूमिगत जल संसाधन का अतिशोषण कहाँ हुआ है? मालवा क्षेत्र के जिलों में। मध्य प्रदेश में सिंचाई देख लेते हैं अब। तो ऐसे शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्र जहाँ पर्याप्त वर्षा नहीं होती अथवा किसी विशेष फसल के लिए मृदा में आवश्यक नमी की कमी होती है, वहाँ विभिन्न माध्यमों से खेत में जल की आपूर्ति कराना सिंचाई कहलाता है। मध्य प्रदेश में सिंचाई के 4 साधन प्रमुख हैं: कुएं एवं नलकूप, नहरें, तालाब तथा अन्य स्रोत। तो ये दिए हुए हैं मध्य प्रदेश के सिंचाई के साधन। तो नलकूप कितना है? वो है 67.3%, नहरें हैं 17.6%, तालाब 2.7 और अन्य स्रोत हैं 12.4%। कुएं और नलकूप देख लेते हैं।
सिंचाई संसाधनों में कुएं नलकूपों का प्रथम स्थान है। 2022-23 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र के 67.3% यानी प्रतिशत 7,115,000 हेक्टेयर क्षेत्र है, जो कि क्षेत्र पर कुओं व नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। इसमें 2.1 सरकारी नलकूप एवं कुओं का हिस्सा है। तो कितने हैं? जो 67.3% है उसमें 2.1% सरकारी नलकूप और कुओं का हिस्सा भी इसमें है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुआं और नलकूप द्वारा सिंचाई के 4 क्षेत्र अग्रणी हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र है? पहला है मालवा का पठार, दूसरा चंबल बेसिन, तीसरा रीवा उच्च भूमि और चौथा है मध्य नर्मदा घाटी तथा मध्य सतपुड़ा क्षेत्र। नलकूप द्वारा सिंचाई का संकेंद्रण मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में है। इंदौर और उज्जैन जिलों में शुद्ध सिंचित भूमि का क्रमशः 84% एवं 79.9% नलकूपों द्वारा सिंचित होता है या सिंचा जाता है। देवास, रतलाम, धार, भोपाल, विदिशा और रायसेन जिलों में भी यह सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है। नर्मदा घाटी में खरगोन, नरसिंहपुर, जबलपुर जिले प्रमुख है। रीवा उच्च भूमि के अंतर्गत सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज और सीधी जिलों में भी नलकूप सिंचाई का प्रमुख साधन है। मध्य प्रदेश क्षेत्र में गुना, अशोकनगर, ग्वालियर और श्योपुर जिलों में भी सबसे अधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो कहाँ पे? मध्य भारत में गुना, अशोकनगर, ग्वालियर और श्योपुर में भी सबसे अधिक सिंचाई नलकूपों में होती है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या उज्जैन और इंदौर में है। तो देखो सर्वाधिक संख्या कहाँ पे? उज्जैन में। फिर दूसरे नंबर पे इंदौर स्थान पर है, इंदौर स्थान है सेकंड नंबर पे। वहीं घनत्व की दृष्टि से इंदौर जिला सबसे आगे है। तो देखिए अब नलकूपों की सर्वाधिक संख्या पूछी जाए तो वह है उज्जैन में ज़्यादा, फिर सेकंड है इंदौर में। पर नलकूपों की सर्वाधिक संख्या घनत्व की दृष्टि से पूछी जाए अगर, तो फिर उसमें इंदौर प्रथम आएगा। राज्य का औसत 5.2 नलकूप प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 5.2 नलकूप प्रति वर्ग किलोमीटर है। कुआं सिंचाई के क्षेत्र नलकूप क्षेत्र से भिन्न है। कुओं द्वारा सिंचाई करने वाले 3 क्षेत्र उल्लेखनीय हैं। कितने हैं? 3 है। उधर नलकूप के देखे थे तो वो 4 क्षेत्र थे और यहाँ पे कुआं सिंचाई के हैं तो वो कितने क्षेत्र हैं? यह 3 क्षेत्र हैं, जिनमें है क्या है? पहला है उत्तरी मालवा, दूसरा सतपुड़ा क्षेत्र और तीसरा है बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तरी मालवा देखें तो मंदसौर जिसमें सर्वाधिक 81.1%, नीमच, शाजापुर, राजगढ़ आते हैं। और सतपुड़ा क्षेत्र देखें तो बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल तथा छिंदवाड़ा है। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और शिवपुरी इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे अधिक कुएं उज्जैन संभाग में, वहीं जिलों में मंदसौर 1,15,862 कुओं के साथ अग्रणी हैं। तो कहाँ पे जब सर्वाधिक कुओं की बात की जाए तो सर्वाधिक किस संभाग में है? तो वह उज्जैन संभाग में है। और जिलों की बात की जाए तो मंदसौर में है। अब नहरें देखें, सेकंड नंबर पे नहरें हैं। तो वर्ष 2022-23 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 17.6% क्षेत्र नहरों द्वारा सिंचित किया गया है। नहरें राज्य में सिंचाई का द्वितीय साधन है। पहले क्या थे? पहले नलकूप थे और दूसरा क्या है? सिंचाई है। नहर द्वारा सिंचाई के प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है चंबल बेसिन जिसके अंतर्गत श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, भिंड और शिवपुरी आते हैं। दूसरा है मध्य मालवा एवं मध्य नर्मदा घाटी, तो इसके तहत होशंगाबाद, हरदा, सीहोर और रायसेन आते हैं। तीसरा है पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र जिसके तहत बालाघाट, सिवनी, मंडला एवं डिंडोरी क्षेत्र आते हैं। नहरों से सिंचित क्षेत्रफल में दतिया प्रथम एवं नर्मदापुरम दूसरे स्थान पर है। तब नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र है तो उसमें प्रथम स्थान पर दतिया है और दूसरे स्थान पर नर्मदापुरम है। हरदा, बालाघाट, ग्वालियर, मुरैना, रायसेन, सिवनी, सीहोर, शिवपुरी, श्योपुर जिले में नहरों द्वारा सींचा जाने वाला क्षेत्र 50,000 हेक्टेयर से अधिक है। नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत हिस्से में दतिया 73.6% जिला प्रथम है। तो क्या है? नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र में प्रतिशत के हिसाब से जो दतिया है वह प्रथम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम तालाब। तो तीसरा नंबर है तालाब का। 2022-23 में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 2.7% क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। तालाबों से सिंचाई में धार जिला जो कि कितना है? 32,801 हेक्टेयर भूमि प्रथम है। तो धार क्या है? प्रथम है। एवं बालाघाट 22,895 हेक्टेयर भूमि द्वितीय स्थान पर है। तो देखिए तालाब से सिंचाई करने में धार पहले स्थान पर है और बालाघाट दूसरे स्थान पर
है। और सिंचित प्रतिशत कितना है, तो वह है 2.7%। क्षेत्रफल का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का 2.7%। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई प्रतिशत के अनुसार कहाँ पे होती है, झाबुआ में। कहाँ, झाबुआ प्रथम एवं बालाघाट द्वितीय स्थान पर है। तो झाबुआ में 20% और बालाघाट में 15.8%। अन्य सिंचाई स्रोत देखें। अन्य स्रोत, सिंचाई के अन्य स्रोतों में नदी, नाले, छोटे पोखर शामिल किए जाते हैं। नदी, नाले, छोटे पोखर 2022-23 के अनुसार 12.4% सिंचाई अन्य स्रोतों से की जाती है। तो अन्य स्रोतों से कितनी होती है, 12.4%। विदिशा सर्वाधिक, तो इसमें क्या है, जो विदिशा है वो सर्वाधिक है। फिर टीकमगढ़, पन्ना, सागर, अलीराजपुर, दमोह, कटनी, उमरिया, डिंडोरी आदि में 1/3 से अधिक भाग पर सिंचाई इन्हीं साधनों के द्वारा की जाती है। अब सिंचाई क्षमता देख लेते हैं। तो सिंचाई क्षमता, प्रदेश की कुल सिंचाई क्षमता कितनी है, तो वो है 3,499.28 हजार हेक्टेयर है। कितनी, 3,499.28 हजार हेक्टेयर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र 12,881.6 हजार हेक्टेयर है। जल संसाधन विभाग द्वारा दिसंबर 2020 तक 34.55 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की गई है, जिसे 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। तो कितनी करनी है, 2025 तक कितनी करना है, 65 लाख करनी है। इसको ध्यान रखिएगा। अब सिंचाई क्षमता एवं उपयोग देख लेते हैं हजार हेक्टेयर में। तो 2016-17 में कितना था, 2016-17 में 2,902.74, 2017-18 में 2,473.04, 2018-19 में 2,969.38, 2019-20 में 3,125.01, 2020-21 में 3,383.46 और 2021-22 में 3,499.28 है। अब सिंचाई क्षेत्रों का प्रादेशिक वितरण देखें। तो ये पहले इसका डायग्राम है, ये यहाँ पे इसका ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, ये वाला सिंचाई क्षेत्र का प्रादेशिक वितरण। तो कितने भागों में है, ये 2 भागों में है। पहला है अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र और दूसरा है कम सिंचाई वाले क्षेत्र। तो अधिक सिंचाई वाले हैं चंबल बेसिन, नर्मदा घाटी, निमाड़ का मैदान और धार उच्च भूमि। तीसरा है पूर्वी मालवा पठार, चौथा बुंदेलखंड उच्च भूमि और 5वां है बैनगंगा घाटी। और यहाँ पे कम सिंचाई वाले क्षेत्र हैं, तो इनमें सतपुड़ा क्षेत्र, बघेलखंड पठार और रीवा पठार आएगा। अब इनका एक एक करके हम विवरण देख लेते हैं। तो देखिए, सिंचाई क्षेत्रों का प्रादेशिक वितरण है। राज्य में सिंचित क्षेत्र के वितरण में काफ़ी प्रादेशिक विभिन्नता है। जिले स्तर पर शुद्ध कृषित भूमि में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत, तो जिले स्तर पर शुद्ध कृषित भूमि में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम डिंडोरी में, जो कि 1% है। 1 लिखा हुआ है कि ऐसा 1%, और सबसे अधिक सीहोर में 80.2% है। अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र देखें तो पहला है चंबल बेसिन, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, भिंड और शिवपुरी में राज्य के औसत अनुपात से अधिक सिंचित क्षेत्र हैं। तो कौन कौन से, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, भिंड और शिवपुरी राज्य के औसत अनुपात से अधिक सिंचित जिले हैं। इसमें चंबल बांध, हरसी, भांडेर, अवध, सिंध, तिगरा और पगारा सिंचाई योजनाएं उल्लेखनीय है। मुख्य रूप से नहरों द्वारा सिंचित है। तो कैसा सिंचित है, तो नहरों द्वारा सिंचित है। नर्मदा घाटी, निमाड़ का मैदान और धार उच्च भूमि, तीनों इसके अंतर्गत हैं। तो यह पेटी कटनी से प्रारंभ होकर खरगोन जिले तक है। धार और इंदौर भी इसी पेटी के अंतर्गत आते हैं। तवा बांध के कारण नर्मदापुरम और हरदा जिला मिलाकर सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र बन गया है। तो क्या क्या, नर्मदापुरम और हरदा मिलाकर। नर्मदापुरम और हरदा को छोड़कर अन्य जिलों में सिंचाई के मुख्य साधन कुआं और नलकूप हैं। अब पूर्वी पठार देख लेते हैं, पूर्वी मालवा पठार। तो सीहोर, भोपाल, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत राज्य के औसत से अधिक है। इन जिलों में शुद्ध सिंचित भूमि का अनुपात 40% से अधिक है। राज्य में सर्वाधिक शुद्ध सिंचित भूमि सीहोर जिले में 80.2% है। यहाँ सिंचाई कुओं और नलकूपों की मदद से होती है। किनसे होती है, कुएं और नलकूपों की मदद से होती है।
बुंदेलखंड उच्च भूमि देख लेते हैं। तो टीकमगढ़ छतरपुर जिले में राज्य के औसत से अधिक सिंचाई होती है। टीकमगढ़ में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का अनुपात 57.3% है। सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं और नलकूप हैं। तो क्या साधन है? कुएं और नलकूप हैं। ये फ्लो चार्ट हमने देख ही लिया था। 5वां है बैनगंगा घाटी क्षेत्र। तो यह बालाघाट जिले में फैला है। यहाँ बैनगंगा और बाघ नदियों पर खरादी, नेलसेहरा, गांगुलपारा, मुरमनाला और जमुनिया पर बांध बनाकर सिंचाई की जाती है। यहाँ नहरों के अलावा तालाबों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अब कम सिंचाई वाले क्षेत्र की बात करें तो कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में डिंडोरी 1%, अनूपपुर 3%, मंडला 11%, शहडोल 13.7%, सिंगरौली 14.2% और अलीराजपुर 18.8% है। ये कम सिंचाई वाले क्षेत्र हैं। अपवाह तंत्र एवं प्रदेश की नदियां देख लेते हैं। अपवाह तंत्र से तात्पर्य जल प्रवाह प्रणाली से है, जो नदियां अथवा वहिकाओं द्वारा बनाया जाता है। तो अपवाह तंत्र देखा हमने। अपवाह तंत्र से तात्पर्य जल प्रवाह प्रणाली से है, जो नदियों अथवा वहिकाओं द्वारा बनाया जाता है। एक अपवाह तंत्र में मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों को शामिल किया जाता है, जिसे अपवाह श्रेणी या ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। एक अपवाह श्रेणी को दूसरे अपवाह श्रेणी से अलग करने वाले भागों को जल विभाजक यानी वाटर डिवाइडर कहा जाता है। क्या कहते हैं? वाटर डिवाइडर कहा जाता है। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी यानी रिवर बेसिन तथा सहायक नदियों के क्षेत्र को जल संभरण क्षेत्र यानी वाटर शेयर्स कहा जाता है। मध्य प्रदेश की नदियां तथा ताप्ती नदियों को छोड़कर मध्य प्रदेश की नर्मदा तथा ताप्ती नदियों को छोड़कर सभी नदियां अन्य नदियों में मिल जाती हैं। अब मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो दिशाओं के आधार पर मध्य प्रदेश का अपवाह का वर्गीकरण। तो पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं तो सोन, जोहिला, महान। पश्चिम की ओर नर्मदा, ताप्ती, माही। उत्तर की ओर जाने वाली नदियां हैं तो वह चंबल, शिप्रा, कालीसिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन। दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां तो वह हैं बैनगंगा, पैंच, वर्धा, प्राणहिता और कान्हन। तो जब आप ये बनाएं, जब ये आप पढ़ें तो आप इनको ऐसे पढ़ सकते हैं कि ये डायरेक्शन है ऐसे। तो उत्तर की ओर जाने वाली यानी कि ऐसी उत्तर की ओर जाएंगी तो उसमें आप यहाँ पे सोन लिख लीजिएगा, सोन, जोहिला, महान। फिर पश्चिम की ओर जाने वाली है तो यहाँ पे नर्मदा, ताप्ती इस साइड आएंगी क्योंकि, तो ये नर्मदा, ताप्ती ऐसे डायरेक्शन में लिख के पढ़ेंगे आप तो आपको याद रहेंगी। और उत्तर की ओर पूर्व की ओर मैंने ये पूरी बता दी थी, माफ़ कीजिएगा। हाँ, तो अब जब आप पूर्व की ओर जाने वाली है तो यहाँ पे आएगी सोन, जोहिला और महान। और उत्तर की ओर जाने वाली आएंगी तो फिर आ जाएंगी वो चंबल, शिप्रा, कालीसिंध, सिंध, पार्वती वाली यहाँ पे। और नीचे आ जाएगी वर्धा, पैंच, प्राणहिता, वो सब इधर आ जाएंगी इस साइड ऐसे। और आप ऐसे लिख लीजिएगा इनको तो ये एक तरीके का मैप टाइप का बन जाता है तो आपको याद रहेगा। तो इस तरीके से आप इनको लिख के ऐसे याद रख सकते हैं कि कौन सी नदी किस दिशा में जाती है। तो दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली बैनगंगा, पैंच, वर्धा, प्राणहिता और कानन है। अब जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर देखें अपवाह तंत्र तो पहला है गंगा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, बैनगंगा नदी तंत्र भी उसी को कहते हैं, माही अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम शुरुआत। ये देखिए ये मैप बना हुआ है, यहाँ पे सारी दी हुई है। जैसे एक मिनट ठीक हो जाए, जैसे यहाँ पे ये गोदावरी अपवाह तंत्र दिया हुआ है नीचे, यहाँ पे ये बीच में नर्मदा अपवाह तंत्र है ऐसे करके, और यहाँ से ये बेतवा नदी है तो यहाँ पे ये चंबल अपवाह तंत्र यहाँ से है। तो आप इस मैप में आसानी से देख सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं तो गंगा अपवाह तंत्र पढ़ेंगे अब हम। प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, क्या है वो? गंगा अपवाह तंत्र सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है जो 3 उप अपवाह तंत्रों में विभक्त है। कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त है। पहला यमुना, दूसरा टोंस और तीसरा सोन। यमुना के अंतर्गत अब कौन सी नदियाँ आती हैं? तो यमुना के अंतर्गत चंबल, सिंध, जामनी, बेतवा, धसान, केन, पैसुनी, बैथान आदि आती हैं। और टोंस के अंतर्गत बीहड़, ओदा, महान। और सोन के अंतर्गत आएंगी तो जोहिला, गोपद, रिहंद, कान्हन।
कन्हान आएंगी इसके अंतर्गत। अब यमुना अव्वाह तंत्र देखें तो यमुना अव्वाह तंत्र गंगा अव्वाह तंत्र का भाग है। यह क्या है? यह गंगा अव्वाह तंत्र का भाग है। प्रमुख नदियां देख लेते हैं। चंबल, केन, धसान, बेतवा, कुंवारी, सिंध, पयस्विनी, जामुनी आदि क्या है? यमुना की सहायक नदियां हैं। अब इसमें इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत चंबल देखेंगे तो चंबल का उद्गम महू के पास विंध्याचल श्रेणी की सिगार चोटी 843 मीटर से होता है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में 325 किलोमीटर है। अफवाह क्षेत्र देखें तो 1,30,671 वर्ग किलोमीटर और 57,054 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में। जिले देख लेते हैं। इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना, भिंड। सहायक नदियां क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा, पार्वती, मेज, कुंवारी, बनास हैं। प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज है। और समापन देख लेते हैं तो समापन है इटावा, उत्तर प्रदेश, यमुना नदी में। कहाँ होता है? यमुना नदी इटावा में यमुना नदी में हो जाता है। विशेष देख लेते हैं इसमें तो विशेष है नर्मदा नदी के बाद मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? तो वह चंबल नदी है। यह इसका ये पूरा रास्ता बना हुआ है, कहाँ कहाँ से जाती है। तो यह यहाँ पे है महू, जाना पाओ पहाड़ी महू से निकलती है यहाँ पे, उज्जैन, धार होते हुए, रतलाम होते हुए यहाँ से जाती है। यहाँ इसमें शिवना नदी मिल जाती है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे चित्तौड़ सागर सारी ये मतलब सारा मार्ग बना हुआ है ये, तो आप इसको देख लीजिएगा। इटावा के पास यमुना, चंबल, कुंवारी, सिंध, पहुज मिलकर पंचनद का निर्माण करती हैं। तो पंचनद कौन बनाता है? पंचनद बनाएंगे यमुना, चंबल, कुंवारी, सिंध और पहुज। चंबल नदी एक अध्यारोपित नदी है जो अपने मार्ग में उत्खाद भूमि का निर्माण करती है। तो कैसी भूमि है, कैसी नदी है चंबल? अध्यारोपित नदी है जो कि उत्खाद भूमि का निर्माण करती है। मुरैना तथा भिंड में एल्यूवियल चट्टानों को काटकर गहरे खड्डर का निर्माण करती है। तो कौन सी चट्टानें काटती है? एल्यूवियल चट्टानों को काटकर गहरे खड्डे यानी कि रिवाइंस का निर्माण करती है। अन्य नाम दिए हुए हैं इसके चर्मावती, धर्मावती, कामधेनु, रतिदेव की कीर्ति, नित्यवाही इसके अन्य नाम है। चंबल नदी में डॉल्फिन को सुरक्षित किया जा रहा है। यहाँ एक प्रजनन केंद्र भी खोला गया है। अब शिप्रा देखें तो शिप्रा नदी है। शिप्रा का उद्गम बेनेश्वर कुंड, काकड़ी बरडी, इंदौर से होता है। लंबाई 195 किलोमीटर है। अफवाह क्षेत्र 13,200 वर्ग किलोमीटर। जिले इसमें आते हैं इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर। सहायक नदियां खान और गंभीर हैं और समापन चंबल नदी में कोटा राजस्थान में हो जाता है। ये शिप्रा नदी दी हुई है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षिप्रा में विशेष देखें तो क्षिप्रा नदी के बारे में तो इसमें विशेष है पवित्र नदियों में सम्मिलित है क्षिप्रा और प्राचीन नाम अवंती है। 12 वर्षों के बाद सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। महाकालेश्वर सहित प्रमुख पर्यटन स्थल स्थित है। समुद्र मंथन के बाद 12 रत्नों का बंटवारा क्षिप्रा तट उज्जैन पर हुआ था। और मालवा की गंगा क्या कहलाती है? तो क्षिप्रा को क्या कहते हैं? मालवा की गंगा कहते हैं। अन्य नाम की बात करें तो पूर्ण सलिला, मोक्षदायिनी, सोमवती, अमृत संभवा, ज्वर हरिणी, पाप हरिणी, अवंती, कनकश्रृंगा, प्रलोक, ये सब क्या है? क्षिप्रा के अन्य नाम है। अब हमारी नेक्स्ट है सिंध नदी। तो सिंध नदी का उद्गम सिरोंज विदिशा से होता है। कहाँ से? सिरोंज विदिशा से होता है। लंबाई 470 किलोमीटर है और 461 किलोमीटर मध्य प्रदेश में। अव्वाह क्षेत्र 26,699 वर्ग किलोमीटर है। जिले गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, भिंड है। सहायक नदियां पहुज, कुंवारी, माहुर, पार्वती, नन, कुंद है। समापन इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में हो जाता है। और इसमें विशेष देख लें तो इसे समूहा के नाम से भी जाना जाता है और मणिखेड़ा बांध प्रमुख परियोजना है। अब बेतवा नदी है हमारी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट नदी क्या है? बेतवा है। बेतवा का उद्गम कुमरा गांव, रायसेन से होता है। कहाँ से? कुमरा गांव, रायसेन से होता है। इसकी कुल लंबाई 590 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में 232 किलोमीटर है मध्य प्रदेश में। अब बाह्य क्षेत्र देखें तो 46,580 वर्ग किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 31,971 वर्ग किलोमीटर है। जिला देखें तो रायसेन, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, निवाड़ी है। सहायक नदियां बीना, केन, धसान दाहिनी ओर से और सिंध बाईं ओर से और जामनी बेस इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। हमीरपुर उत्तर प्रदेश में इसका समापन यमुना नदी में हो जाता है। अब इसकी
इसकी विशेष देखें तो प्राचीन नाम इसका बेत्रवती और अन्य नाम शिवपुत्री और विंध्याटवी है। तो प्राचीन नाम क्या है बेतवा का? बेत्रवती और अन्य नाम शिवपुत्री या विंध्याटवी है। केन बेतवा लिंक परियोजना माता टीला राजघाट परियोजना इसी पर है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है और मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। क्या है? मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और बुंदेलखंड की जीवन रेखा यह बेतवा कहलाती है। देवगढ़ बेतवा का आइसलैंड कहते हैं। अब जो देवगढ़ है उसको बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है। बेतवा नदी पूर्वी मालवा के अधिकांश भाग का जल वहन करती है। तो कहाँ से जल वहन करती है? ये पूर्वी मालवा के अधिकांश भाग का जल वहन करती है। ये दी हुई है चंबल और उसकी सहायक नदियां ये। तो अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब धसान की बात करें तो इसका उद्गम जसरथी टोरिया पहाड़ी बेगमगंज रायसेन से हुआ था। लंबाई 365 किलोमीटर, 240 मध्य प्रदेश में, 54 किलोमीटर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर और 71% उत्तर प्रदेश में है। अफवाह देखें तो 8,291 वर्ग किलोमीटर है। जिले देखें तो जिले रायसेन और सागर है। नदियाँ कथन, मंगरार, बचनेरी और रोहिणी है। समापन देवरी ग्राम झांसी उत्तर प्रदेश में हो जाता है। विशेष प्राचीन नाम इसका दशायन है। लेह चुरा बांध हरपालपुर उत्तर प्रदेश, देवरी घाट झांसी, बाना सुजारा बांध निवाड़ी मध्य प्रदेश है। अब केन नदी देख लेते हैं। केन नदी है नेक्स्ट हमारी। तो केन का उद्गम अहिर गांव रीठी तहसील, कहाँ से? अहिर गांव रीठी तहसील कैमूर पहाड़ी कटनी से होता है। लंबाई 427 किलोमीटर जो कि 292 मध्य प्रदेश में, 51 मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर और 84 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में है। अपवाह 28,058 वर्ग किलोमीटर है। जिले पन्ना और छतरपुर है। सहायक नदियों की बात करें तो सोनार, बेबस, मीर हसन कटनी, उर्मिल, कैथ, बैनक, कोपरा, बेअरमा, श्यामरी, बनघेरी, बाना और मिड़ासन है। समापन देखें तो इसका समापन चिल्ला ग्राम फतेहपुर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में हो जाता है। अब विशेष की बात कर लेते हैं तो विशेष बिजावर पन्ना पहाड़ियों को काटकर 150 से 180 मीटर गहरा गार्ज बनाती है। रनेह जलप्रपात, गंगऊ जलप्रपात, बरियारपुर बांध, रनगवा बांध, केन घड़ियाल अभ्यारण्य, पन्ना टाइगर रिजर्व इसके अंतर्गत आते हैं। इसे सबसे सुंदर नदी का दर्जा प्राप्त है केन को। इसके अन्य नाम हैं सुक्तिमती, दृढ़नावती, कर्णवती, शबेनी और कैनास। इसके क्या है? अन्य। अब नेक्स्ट है हमारी काली सिंध नदी। इसका उद्गम अमोदिया बागलीगांव देवास से होता है। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है और अब्बाह क्षेत्र 7,944 वर्ग किलोमीटर। जिला शाजापुर, नरसिंहगढ़ और राजगढ़ है। सहायक नदियां देखें तो आहू, निवाज और परवान है। समापन नौवेरा ग्राम राजस्थान चंबल नदी में हो जाता है। अब तुम्बर नदी देख लें तो तुम्बर नदी का उद्गम लामगरा मंदसौर से, लंबाई 30 किलोमीटर और जिला क्या है? मंदसौर में ही ये प्रवाहित होती है। समापन देखें इसका तुम्बर नदी का तो इसका समापन पीघा खेड़ी मंदसौर में। विशेष अफजलपुर, खड़ेरिया मारू और पाणलिया मारू प्रमुख प्राग ऐतिहासिक बस्तियां क्या है? इसी के तट पर स्थित हैं। अब टोंस नदी अब्बाह तंत्र देखें तो इसका उद्गम तमसा कुंड लखनीपुर ग्राम कैमूर शैनी मैहर से हुआ है और लंबाई इसकी 265 किलोमीटर है। अब्बाह क्षेत्र 16,860 वर्ग किलोमीटर है और जिला सतना मैहर रीवा है। सहायक नदियां बीहड़, महाना और बेलन है। समापन देखें तो समापन सिरसा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में होता है। विशेष देखें तो तमसा अन्य नाम है इसका। क्या है? तमसा अन्य नाम है। ऋषि वाल्मीकि आश्रम इसी नदी के किनारे है। ऋषि वाल्मीकि का आश्रम इसी नदी किनारे है। बीहड़ जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, ओद्दा जलप्रपात, पुरवा जलप्रपात इसी पर है। सोन नदी अब्बाह तंत्र देखें तो सोन नदी अब्बाह तंत्र का उद्गम सोनमूड़ा, अमरकंटक पठार, अनूपपुर से हुआ है। लंबाई 784 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 509 किलोमीटर। अब्बाह क्षेत्र 17,900 वर्ग किलोमीटर। जिले अनूपपुर और सीधी है। सहायक नदियां जोहिला, उद्गम मैकाल श्रेणी, गोपथ, बनास, रेहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल और घग्घर हैं। समापन रामनगर, दानापुर, बिहार गंगा नदी में हो जाता है। विशेष अन्य नाम नंद, सोन, स्वर्ण, सोन, पालिका, शुभांगी, सोनभद्र, सोआ और हिरण्यवाह है।
सोन घड़ियाल अभ्यारण्य इसी नदी पर है जिसमें दुर्लभ प्रजाति के कछुए मिलते हैं। सोन नदी प्रायद्वीपीय पठार की एकमात्र नदी है जो सीधे जाकर गंगा में मिलती है। अब नर्मदा अभ्यारण्य तंत्र देखें तो मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा अभ्यारण्य तंत्र कौन सा है, तो वह नर्मदा अभ्यारण्य तंत्र है। क्षेत्रफल देखें इसका तो 85,930 वर्ग किलोमीटर यानी 89.9% भाग मध्य प्रदेश में, कुछ स्थितों में 88.14% भी मिलता है। नर्मदा अभ्यारण्य तंत्र के अंतर्गत नर्मदा नदी, शक्कर नदी, सीतारेवा नदी, तवा नदी आदि प्रमुख नदियां हैं। ये नर्मदा नदी बनी हुई है, तो ये भारत में यहाँ से यहाँ फ्लो होती है, भारत में यहाँ से फ्लो हो, एक मिनट, यहाँ से फ्लो होती है और मध्य प्रदेश में यहाँ अमरकंटक से निकलेगी और यहाँ से होती हुई ऐसी यहाँ पे खंबात की खाड़ी में यहाँ पे गिर जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा का उद्गम नर्मदा कुंड, अमरकंटक पहाड़ी, मैकाल श्रेणी, अनूपपुर से होता है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। यह डेल्टा नहीं बनाती है, क्या निर्माण करती है, यह एस्चुरी का निर्माण करती है। लंबाई 13-12 किलोमीटर यानी 1312 किलोमीटर, जो 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश, 34 किलोमीटर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, 40 किलोमीटर मध्य प्रदेश गुजरात और 161 किलोमीटर गुजरात में है। अब बाह्य क्षेत्र देखें तो 98,796 वर्ग किलोमीटर, 98,796 वर्ग किलोमीटर। नर्मदा भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश के 17 जिलों अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर से गुजरती है, यानी 17 जिलों से ये मध्य प्रदेश की गुजरती है। स्रोत क्या है इसका, तो यह है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी। सहायक नदियां देखें तो इसकी कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से 39 मध्य प्रदेश, 2 गुजरात और 2 गुजरात में है, तो हो गई 41 नदियां, और 22 नदियां बाएं तट से और 19 नदियां दाएं तट से इसमें मिलती हैं। दाईं ओर की नदियां देखें तो सिलगी, बलई, गौर, हिरन, बिरंज, तिंदोली, बारना, जामनेर, कोलार, सीप, चंद्रकेशर, खारा, कनार, चोरल, कारम, मान, उरी, हथनी, ये सब क्या है इसकी दाहिनी ओर वाली नदियां थी। बाईं ओर की नदियां देखें तो खारमेर, दूधी, छोटी तवा, बुड़नेर, खखरी, कावेरी, बंजर तवा, खरकिया, तेमुर, हाथेर, कुंडी, सोनेर, गंजाल, बोराड़, शेर, अजनाल, देवगोई, माचक और शक्कर, ये सब इसकी बाएं तट की नदियां हैं। नोट, कारा, कारजन, खुर्दी, कोटर नर्मदा की अन्य सहायक नदियां हैं। समापन, भड़ौच खंबात की खाड़ी गुजरात में हो जाता है। अब विशेष देखें नर्मदा के बारे में तो इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में भ्रंशन से हुआ है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। प्रमुख जलप्रपात देखें तो कपिलधारा, दुग्धधारा, बंदरकूंदनी, धुआंधार जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर, खरगोन में है। उत्तर में विंध्याचल, कगार तथा दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी के मध्य पश्चिम की ओर बहते हुए नर्मदापुरम मैदान में प्रवेश करती है। बिंद चट्टानों को काटकर मानधाता गाज का निर्माण करती है। किसका, मानधाता गाज का निर्माण करती है। मंडलेश्वर मैदान में बहती हुई धार के मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ 120 किलोमीटर लंबे मुकरता गाज में प्रवेश करती है तथा गुजरात में अरब सागर में मिल जाती है। अमरकंटक पहाड़ी पर स्थित नर्मदा कुंड से निकलकर पंखनुमा मैकाल पठार पर बहती है। यह नदी जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करते हुए संगमरमर की कंदरा गार्ज में बहती है तथा जबलपुर हवेली मैदान में प्रवेश करती है। इसका अभ्याय प्रतिरूप वृक्षाभ प्रणाली का है। कैसा है, वृक्षाभ प्रणाली का है। अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य नर्मदा नदी में गहरी कंदराओं का निर्माण यह करती है। नर्मदा को मैकाल सुता, सामो देवी, रेवा शिवपुत्री, सोम प्रकाश, कावेरी, नामोदोस, निबुद्धा, साखरी आदि नामों से जाना जाता है। तो यह क्या है, ये नर्मदा के अन्य नाम है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी बड़ी नदी है, संपूर्ण भारत की 5वीं बड़ी नदी है। नर्मदा को उत्तर तथा दक्षिण भारत का विभाजक माना जाता है क्योंकि यह भारत को 2 भागों में बांट देती है। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा 2017 में दिया गया था। कब दिया गया, 2017 में। नर्मदा नदी को रिवर ऑफ प्लेस यानी खुशी की नदी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले
के बड़वाह में नर्मदा नदी पर महाशीर मछली प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। महाशीर मछली मध्य प्रदेश की राज्य मछली है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसको कब राज्य मछली बनाया गया था। देवास में स्थित नेमावर को नर्मदा नदी का नाभि कुंड कहा जाता है। तो किसको? नेमावर, जो कि देवास में है, इसको नर्मदा नदी का नाभि कुंड कहा जाता है। नर्मदा नदी पर दुशाख से बना द्वीप है, जिस पर ओमकार मंधाता मंदिर स्थित है। जबलपुर निवासी अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुत्र कहा जाता है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक सौंदर्य की नदी, अमृतस्य नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, नर्मदा रिवर ऑफ ब्यूटी, द नर्मदा रिवर ऑफ जॉय है। असीरगढ़ की पहाड़ियाँ और नर्मदा के मध्य निमाड़ का मैदान है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको याद कर लीजिएगा कि असीरगढ़ की पहाड़ी और नर्मदा के मध्य निमाड़ का मैदान है। नोट देखें तो मध्य प्रदेश की गंगा को लेकर नर्मदा और बेतवा नदी पर विवाद रहता है। इस प्रश्न का मानक उत्तर नर्मदा है, क्योंकि किसी का गंगा होना उसकी पवित्रता एवं धार्मिकता का द्योतक है, ना कि प्रदूषण का। इस आधार पर नर्मदा ही मध्य प्रदेश की गंगा है। यही तथ्य मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में दिया गया है। इसके आधार पर हम कानूनी तौर पर आयोग के समक्ष इस पुस्तक को सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं। हालांकि सामान्य पुस्तकों में बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा लिखा गया है। तो हमें एग्जाम में क्या टिक करना है? हमें एग्जाम में नर्मदा ही लगाना है मध्य प्रदेश की गंगा वाले क्वेश्चन में। शक्कर नदी देखें तो शक्कर नदी का उद्गम सुकरी ग्राम अमरवाड़ा छिंदवाड़ा में है। लंबाई 68 किलोमीटर है। जिले क्या है? जिले छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर है। समापन नरसिंहपुर नर्मदा नदी में। विशेष क्या है इसमें? चिंकी परियोजना नरसिंहपुर और संगनेश्वर महादेव मंदिर नरसिंहपुर में इस पर स्थित है। अब सीतारेवा नदी देखें तो सीतारेवा नदी का उद्गम छींद गांव छिंदवाड़ा से, जिला छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर है, और समापन इसका गाड़लवाड़ा में नर्मदा में हो जाता है। विशेष देखें तो बाराही गंगा स्थानीय नाम है इसका। क्या है? बाराही गंगा नरसिंहपुर के इमलिया गांव में शक्कर सीतारेवा संगम पर सावलखेड़ा बांध निर्माणाधीन है। छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहलाती है। सीतारेवा नदी गाड़लवाड़ा नरसिंहपुर के समीप नर्मदा में मिल जाती है। सीतारेवा नदी को श्रापित नदी या बराही नदी कहा जाता है, जो छिंदवाड़ा में बहती है। सावलखेड़ा बांध इसी नदी पर बनाया गया है। कौन सा बांध? सावलखेड़ा बांध। तवा नदी देखिए, नेक्स्ट हमारी तवा नदी है। इसका उद्गम कालीभीत पहाड़ी महादेव शैनी नर्मदापुरम से हुआ है। लंबाई 172 किलोमीटर है। जिले देखें तो नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, बैतूल। सहायक नदियां देनवा, मालिनी, सुख, तवा, कालीभीत नदी है। समापन भद्राभान नर्मदापुरम नर्मदा नदी पर। पचमणी तवा नदी के किनारे स्थित हैं। अब विशेष देखें तो तवा परियोजना डचेस फॉल, अप्सरा फॉल, वी फॉल, भद्राभान, तवा नर्मदा संगम, रजत जलप्रपात स्थित हैं। अब हमारा नेक्स्ट है ताप्ती अभ्याय तंत्र। तो ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई बैतूल से होता है। लंबाई 724 किलोमीटर। 279 मध्य प्रदेश में, 270 महाराष्ट्र और 175 गुजरात में है। अभ्याय क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर, जो कि 9,804 मध्य प्रदेश और 51,504 महाराष्ट्र और 3,837 गुजरात में है। जिला इसमें बैतूल और बुरहानपुर आते हैं। सहायक नदियों की बात करें तो पूर्णा, गिरना, अनेर, अंबोरा, बुरई, तितूर, उतावली, गोपद, बांकी, कालीभीत, बाधुड़, शिवा आदि हैं। समापन खंबात की खाड़ी में अरब सागर गुजरात में हो जाता है। विशेष देखें तो पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी नदी है ये, जो अन्नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। भैंसदेही पठार में बीहर निर्माण करेगी। चंदुरा बांध, पारसडोर बांध, काकरा पार, उकाई प्रमुख परियोजनाएं हैं। गोदावरी अभ्याय तंत्र देखें। गोदावरी नदी अभ्याय तंत्र के अंतर्गत प्रदेश में बैनगंगा, बाघ, बावनथड़ी, पैंच, कानन, प्राणहिता आदि नदियां सम्मिलित हैं। अभ्याय क्षेत्र 23,388 वर्ग किलोमीटर है। बैनगंगा नदी देखें नेक्स्ट है तो उद्गम राजोला ताल, कुंडारा ग्राम, पारसवाड़ा पठार, सिवनी से होता है। लंबाई 570 किलोमीटर है और जिले सिवनी और बालाघाट इसके अंतर्गत आते हैं। सहायक नदियों में सागर नदी, थावर, हिर्री, नहारा, बाघ, चंदन, पेंच, बावनथड़ी, सुर, कन्हार, चुलम्ब, गढ़वी, त्रिवेणी, कठानी, पूर्ण, अंधेरी और वर्धा नदी
हैं। वैनगंगा ऊपर से गोदावरी में मिलने वाली सबसे लंबी नदी वैनगंगा उत्तर से गोदावरी में मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। समापन भंडारा जिला महाराष्ट्र वर्धा में मिलकर प्राणहिता नाम से बहती हुई गोदावरी नदी में मिल जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। विशेष देख लेते हैं तो भीमगढ़ बांध, संजय सरोवर, सिवनी, सबसे बड़ा मिट्टी निर्मित बांध, श्रुति बांध, कबलेवाड़ा बांध और गौस खुर्द बांध, चिंचोड़ बांध हैं। दक्षिण की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है ये, और इसका नाम क्या है? इसकी अन्य सहायक नदियां हैं तो बेवा, दीदी, वैना और वैणी है, अन्य नाम है इसके ये। वर्धा नदी देखें तो वर्धा नदी का उद्गम वर्धन शिखर खैरवानी ग्राम बैतूल से होता है। लंबाई 525 किलोमीटर है। अब्बाह क्षेत्र 24,087 वर्ग किलोमीटर। जिला बैतूल और छिंदवाड़ा है। सहायक नदियां बैना, जाम, ईराई, मडू, बेमुला, हिर्री आदि हैं। समापन भंडारा महाराष्ट्र में बैनगंगा नदी में हो जाता है। विशेष देख लेते हैं तो विशेष है महाराष्ट्र में वर्धा बैनगंगा नदी का संगम प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। तो वर्धा बैनगंगा का संगम प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। वर्धा की सहायक जाम नदी पर प्रतिवर्ष छिंदवाड़ा में गोटमार मेला भरता है। तो किस नदी के तट पर भरता है? तो जाम नदी पर भरता है। पेंच नदी देख लेते हैं। पेंच नदी का उद्गम जुन्नार देव, सतपुड़ा, शैनी, छिंदवाड़ा से। मुहाना कान्हन नदी नागपुर के पास महाराष्ट्र से। विशेष तथ्य देखें तो यह नदी प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, जिसे लैंड ऑफ मोगली कहा जाता है। रुडयार्ड किपलिंग द्वारा रचित द जंगल बुक का स्थल है। दूसरी जंगल बुक व रेड डॉग बुक में मोगली का उल्लेख है। दूसरी जंगल बुक व रेड डॉग बुक में मोगली का उल्लेख है। स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली अमोदागढ़, सिवनी में मिला था। यह नदी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा का निर्धारण करती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा का निर्धारण करती है। अब कुलबेहरा नदी देखें तो इसका उद्गम कुलबेहरा नदी का उद्गम उमरेठ तहसील छिंदवाड़ा से हुआ था। लंबाई 80 किलोमीटर है। समापन बीसापुर चांद के पास पेंच नदी में। सहायक नदियां उमरा, नाला, बोदरी। विशेष इस नदी को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है माही नदी अब्बाह तंत्र। तो इसका कुल अब्बाह क्षेत्र 38,699 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश में 7,188 वर्ग किलोमीटर है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र मालवा एवं अरावली श्रेणी के अंतर्गत आता है। महानदी का उद्गम देखें तो मिंडा गांव, सरदारपुर धार, मेहद झील से होता है। लंबाई 483 किलोमीटर है। मुहाना इसका खंबात की खाड़ी अरब सागर में है। सहायक नदियां अनस, पानम, जारबम, सोम, इरू, चाप आदि हैं। प्रमुख परियोजनाएं जमनालाल बजाज परियोजना राजस्थान, कड़ाना बांध परियोजना गुजरात है। प्राचीन नाम पृथ्वी की पुत्री या महती है। अन्य नाम देखें तो आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। विशेष तथ्य देख ले तो विशेष तथ्य है माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है। क्या कहते हैं? 56 का मैदान कहा जाता है। और 56 के मैदान से याद आया, 56 दुकान मार्केट कहाँ पे है? ये कमेंट करके बताइए। भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहती है। माही नदी पर बने प्रमुख बांध निम्न है। तो चलिए बांध देखते हैं। बजाज सागर बांध स्थित है कहाँ पे? बांसवाड़ा, राजस्थान, माही नदी पर। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये बजाज सागर बांध, जो कि 3,109 मीटर है और क्षमता 140 मेगावाट है राजस्थान में। जाखम बांध देखें तो यह स्थित है प्रतापगढ़, राजस्थान में, जाखम नदी पर। ऊंचाई 81 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा है ये। क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा है। अब कड़ाना बांध देखें तो कड़ाना बांध का निर्माण 1979 से 1989 महिसागर, गुजरात में हुआ था। त्रिवेणी संगम की बात करें तो सोम, जाखम, माही नदी डूंगरपुर, राजस्थान में। यहाँ बेलेश्वर धाम में बेनेश्वर मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा यहाँ पर की जाती है। चलिए महानदी अब्बाह तंत्र देखें तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अब्बाह तंत्र कौन सा है? महानदी अब्बाह तंत्र है, जो कि कुल अब्बाह क्षेत्र 154 वर्ग किलोमीटर है। महानदी अब्बाह द्रोणी 3 राज्यों में विस्तृत है। कौन कौन?
3 राज्यों में विस्तृत है। महानदी का उद्गम सिहोवा अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। मोहाना पारादीप उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में है इसका। और सहायक नदियाँ शिवनाथ, हंसदो, मांड एवं जोड़, लौंग आदि हैं। अब प्रदेश की अन्य नदियों की बात करें तो शिवना नदी है। इसका उद्गम शिवना ग्राम चित्तौड़गढ़ राजस्थान से होता है। लंबाई 54 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ सोमली, रेतम, गीड़ है। समापन झलारा ग्राम मंदसौर चंबल नदी में हो जाता है। विशेष देखें तो ये चोसला बांध, पशुपतिनाथ मंदिर, तापेश्वर महादेव मंदिर प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। अब समूली नदी देखें तो इसका उद्गम खोड़ाना ग्राम मंदसौर से होता है। समापन दमदम मंदसौर शिवना नदी में हो जाता है। अंसर नदी देखें तो इसका उद्गम जमुनिया ग्राम शामगढ़ मंदसौर से हुआ है। समापन रेहला ग्राम गरोठ मंदसौर में होता है। पार्वती नदी का उद्गम सीहोर जिला आष्टा तहसील से, लंबाई 70 किलोमीटर है। और सहायक नदियां हैं लहासी, अंधेरी, बिलास, बरनी, बेथेली है इसकी सहायक नदियां। समापन देखें तो चाचौड़ा गुना चंबल नदी में। विशेष आष्टा, सीहोर, शाजापुर तथा ब्यावरा राजगढ़ इसके किनारे स्थित है। अब कुनो नदी देख लेते हैं तो कुनो नदी का उद्गम शिवपुरी पठार से होता है। लंबाई 180 किलोमीटर है। समापन चंबल नदी मुरैना में होता है। विशेष इस नदी के किनारे पालनपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब हमारी नेक्स्ट है सीप नदी। सीप नदी का उद्गम श्योपुर से होता है। लंबाई 75 किलोमीटर है। समापन चंबल नदी में होगा। और विशेष बंजारा बांध इसी नदी के तट पर स्थित है। कुंवारी नदी देखें तो कुंवारी नदी का उद्गम शिवपुरी पठार से हुआ है। लंबाई 257 किलोमीटर है। और समापन इसका भिंड में सिंध नदी में हो जाता है। जामनी नदी का उद्गम सागर में है। लंबाई 201 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ जामसार और राजतक है। आज तक नहीं, राजतक। समापन ओरछा बेतवा नदी में है। खान नदी का उद्गम रालामंडल पहाड़ी उमरिया इंदौर से हुआ है। इसकी लंबाई 74 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ सरस्वती, समापन क्षिप्रा नदी उज्जैन। और विशेष देखें तो खान और क्षिप्रा नदी के संगम पर त्रिवेणी घाट अथवा त्रिवेणी तीर्थ स्थित है। खान नदी को कान्ह, कान्हा, छाता, ख्याता आदि नामों से जाना जाता है। कुंती नदी भोज मालवा से निकलती है तथा चंबल में समापन होता है। इस नदी का उल्लेख मत्स्य पुराण और महाभारत में मिलता है। तो कुंती नदी का कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण और महाभारत में मिलता है। मंदाकिनी नदी चित्रकूट सतना में प्रवाहित होने वाली पौराणिक नदी है। पैसुनी नदी की बात करें तो सतना जिले से निकलने वाली यह नदी केन तथा टोंस नदी के मध्य छतरपुर जिले से प्रवाहित होती हुई यमुना में मिल जाती है। वायु पुराण में ऐसे पिपल श्रेणी कहा गया है। क्या कहा गया है? पिपल श्रेणी। तो देखिए हमने ये मध्य प्रदेश की नदियाँ आज कंप्लीट कर ली हैं। अब ये जो चार्ट है ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे सिंचाई परियोजना वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं। ये नर्मदा के किनारे बसे हुए शहर हैं, ये उनका प्रवाह दिया हुआ है किस दिशा में है, ये बांध दिए हुए हैं, जलप्रपात हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, नदी घाटी परियोजनाएं हैं। ये सारी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।